हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर वीडियो क्लास जो है वो आईआईटी नीट और जो एम्स का अपन ने फाउंडेशन क्लास चालू किया था उसी के रिगार्डिंग है। बहुत टाइम हो गया इस क्लास को आए हुए, हालांकि ये पहले ही रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था। विद्युत द्विध्रुव जो है हमने अभी तक डिस्कस किया है और उसके कुछ एक सवाल मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाए थे। आज हम विद्युत द्विध्रुव को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद है कि आपको लास्ट वीडियो का पार्ट अभी तक याद होगा, वो याद है, आसानी से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। मैं हर एक सवाल को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और हम इतने सवाल कर चुके होंगे कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि पैटर्न अगर आप देखोगे नीट में या फिर आईआईटी मेंस के अंदर एक जैसा है ना। सवाल थोड़े बहुत रिपीटेटिव हैं, थ्योरी की लाइन चेंज की गई है लेकिन पैटर्न में कहीं कोई चेंजेस नहीं आया है। सवाल सिंपल है तो नीट, आईआईटी मेंस और एम्स आसानी से क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप एनडीए या फिर एयरफोर्स इनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो कारगर ही साबित होंगे, इतनी मेरे को पूरी उम्मीद है। चलिए वीडियो चालू करता हूँ। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल देखिए बच्चों, जैसा आपको बोर्ड पर दिखाई देगा। देखिए ये 20वें नंबर का सवाल है जो आपको दिखाई दे रहा है। बहुत सिंपल सा सवाल है, देखते हैं इसे। एक विद्युत द्विध्रुव के लंब समद्वि भाजक पर द्विध्रुव से r दूरी पर एक बिंदु Q है। अब देखिए समझिए इस चीज को, द्विध्रुव का लंब समद्वि भाजक 20वें नंबर का सवाल। ये विद्युत द्विध्रुव मैं मान करके चल रहा हूँ, एक प्लस का आवेश होना चाहिए, एक माइनस का आवेश, और ये इसका लंब समद्वि भाजक, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच से जाना चाहिए 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। और इस पर कोई बिंदु क्या है बच्चों, Q है, ठीक है, Q है। यदि द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P है और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है बच्चों, माइनस से प्लस की ओर होती है, ये द्विध्रुव आघूर्ण है ना। अपन जनरल नॉलेज के लिए बात कर रहे हैं। P है तो Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती होगी। तो आपको देखना है कि इस द्विध्रुव के कारण इस Q बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र E है वो किसके समानुपाती होगा। तो पहले आप इस पूरे सिनेरियो को समझिए। ये जो बिंदु है वो कहाँ पर है, अक्षीय रेखा पर है या निरक्ष पर। आंसर है निरक्ष पर। निरक्ष पर किसी भी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र होता है बच्चों KP डिवाइडेड बाय RQ, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि विद्युत क्षेत्र समानुपाती होता है द्विध्रुव आघूर्ण के, तथा यही विद्युत क्षेत्र जो है वह व्युत्क्रमानुपाती है त्रिज्या नहीं, R की तृतीय घात के, ठीक। इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, E समानुपाती R की घात -3। बताओ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। तो इस पर्टिकुलर फैक्ट से मेरे को क्या पता चल रहा है, मेरे को पता चल रहा है कि विद्युत क्षेत्र P के समानुपाती है और R की घात -3 के समानुपाती है, ठीक है। तो ये देखिए जो मैच कर जाए वो देख लेते हैं। A नहीं मैच कर रहा, P इनवर्स है, B भी नहीं दिखा रहा, R की पावर -2 है, C भी नहीं होगा, P की पावर 2 है, डी देखिए P और R की घात -3 के समानुपाती है। बिल्कुल सही है बच्चों, ये PMT में आया हुआ सवाल है ये। आगे देखिए 21वां सवाल। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर x दूरी पर तीव्रता मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके निरक्ष पर y दूरी पर तीव्रता के बराबर है। क्या बात है, वो बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर, अक्ष पर, और अक्ष पर कितनी दूरी पर बच्चों, x दूरी पर, वो बराबर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष के। लेकिन निरक्ष में भी कब, जब दूरी कितनी ली जाए, y ली जाए, ठीक है। चलो काम करके देखते हैं कि ये फैक्ट है क्या वैसे, और पूछ क्या रहा है वो भी देखते हैं। x अनुपात y का मान ज्ञात करो, कर लेंगे भाई। हाँ, अक्ष पर कितना होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने लिखा 2kP डिवाइडेड बाय R3। R की जगह कितना लिखोगे बच्चों, x3, ठीक है। ये बात बराबर देखो, निरक्ष पर कितना होता है KP डिवाइडेड बाय R3 की जगह इस बार कितना लिखेंगे, y3, दूरी y दे रखी है बच्चों, ठीक है। चलिए KP से KP की रामायण कैंसिल हो गई, हमें चाहिए x बटा y या x अनुपात y, ठीक है। तो ये जो x3 है ना, उठा करके पटको दूसरी तरफ लेकर के जाओ, तो ये हो जाएगा x3 बटा y3, और इसके बराबर में कितना है, 2/1। बताओ भाई यही रामायण है क्या, ऐसा ही है। चलिए काम करते हैं, तो मैं इसे लिख सकता हूँ x बटा y की घात 3 बराबर हो जाएगा 2/1। तो
तो कुल मिलाकर के x बटा वाई हो जाएगा 2/1 या फिर 2 की घात 1/3। इस 3 को दूसरी तरफ लेकर के जाऊं तो 1/3 लेकर के जाऊं। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखना, 2 की घात 1/3 अनुपात 1, x अनुपात y क्या है, 2 की घात 1/3 अनुपात 1 है। ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी देखिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अरे ऐसा लिखते हैं ना देवताओं, अरे घनमूल को देवताओं ये लिखते हुए आए हो तुम। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, कौन सा ऑप्शन लगाना है इसका, डी लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे देखो, ये क्लियर हुआ ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार के लिए वीडियो चेक करता हूँ, फिर कंटिन्यू काम करते हैं अपन। ओके, ठीक चल रहा है अभी काम, है ना। चलो आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है 22वां सवाल। समरूप विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव जब इसे विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखते हैं अनुभव करता है। भाई बताओ, अगर किसी भी विद्युत द्विध्रुव को कैसे भी रखो, समरूप विद्युत क्षेत्र में कैसे भी रखो, थीटा कोण बनाते हुए रखो या फिर कैसे भी रखो, एक चीज जो फिक्स है बच्चों, क्या भाई, उसके ऊपर कभी भी बल काम नहीं करेगा। अगर विद्युत क्षेत्र क्या है, समरूप है, इस चीज को ध्यान में रखना। समरूप विद्युत क्षेत्र होते ही द्विध्रुव पर कार्यरत बल कितना हो जाता है, 0। हाँ, अब अगर थीटा कोण पर रख रखा है तो उस पर बलागुण काम करेगा, ये बात ध्यान में रखना। अगर कोण थीटा पर है तो उस पर बलागुण काम करेगा, टू बराबर पी साइन थीटा। ठीक है, तो ये सवाल जो है 22वां, उसमें वो कुछ इसी तरीके का फैक्ट पूछ रहा है, अगर आप समझेंगे तो। बल तथा बलागुण दोनों, भाई ऐसा तो है ही नहीं, बल तो अनुभव ही नहीं करेगा, तो बल को शून्य कीजिएगा, ये बात ध्यान में रखिए। बल देखो सी में दिखाई दे रहा है, कोई बल नहीं, बलागुण परंतु कोई बल नहीं, तो बलागुण काम करेगा, मैंने बताया आपको, बल काम नहीं करता, सी ऑप्शन परफेक्ट है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा, तो 21-22 हमने कंप्लीट कर लिए। अब आगे चलते हैं, डायरेक्ट 29वां सवाल आपको अब दिखाई देगा वहां पर। तो अब हम सीक्वेंस करेंगे, 29 से लेकर जितने भी हैं वो सारे के सारे सॉल्व करेंगे। जल्दी जल्दी करते हैं काम। देखिए 29वां, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई आर दूरी पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो देखो दूरी पूछा है, अब चाहे अक्ष हो चाहे निरक्ष हो, जब आप काम करते हैं अक्ष पर अगर मैं लिखूं अक्ष पर, तो फिर ये कितना होता है 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और निरक्ष की बात की जाए तो फिर ये होता है kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक, दोनों ही में अगर आप देखोगे तो r की तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती है, ये फैक्ट तो काम करेगा ही करेगा। तो देख लीजिएगा, ऑप्शन ऐसा ही होना चाहिए, बी ऑप्शन परफेक्ट है, बी पे लगा लो। ठीक है, तो बी क्या है, ई समानुपाती 1/r3, ये व्युत्क्रमानुपाती r3। आगे देखो 30 क्या बोल रहा है, द्विध्रुव की अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या होता है। ये रहा अक्ष, ये रहा निरक्ष, अनुपात निकाल लो भाई, Kp से Kp की रामायण, r3 से r3 की रामायण, तो अक्ष बटा निरक्ष कितना हो गया, 2/1। क्लियर है ये बात, कितना आएगा, बी लगा लीजिएगा, बिल्कुल सही है, पीएमटी 2002 राजस्थान की पीएमटी में आया हुआ था। ठीक है, अगला देखिए 31वां सवाल क्या बोल रहा है, एक द्विध्रुव के लिए Q बराबर इतना जो दिया हुआ है, Q का मान मैं लिख लेता हूं, दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। फिर बोल रहा है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, अब द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है बच्चों 2a, क्या होती है 2a, जिसे किताबें d भी लिखते हैं। बात है कि ये कोई दिक्कत नहीं है, वो कितनी है 0.01 मतलब 10⁻⁻2 लिख दूं क्या देवताओं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ना चाहिए। यदि इसे E बराबर 5 × 10⁵5, E बराबर 5 × 10⁵5 न्यूटन पर कूलाम, मात्रक ये होना चाहिए, कि विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो द्विध्रुव के लिए अधिकतम बलाघूर्ण होगा। भैया बलाघूर्ण पता होना चाहिए, बलाघूर्ण होता है Pe sin थीटा, यही तो है, और अधिकतम होने के लिए टो बराबर टो मैक्सिमम, और टो मैक्सिमम का मान कितना होता है देवताओं, Pe होता है, यही होता है Pe, तो लिखते हैं P कितना होगा Q × 2a, और किससे गुणा करोगे, E से। Q का मान कितना 2 × 10⁻⁻6, A का मान कितना 10⁻⁻2, E का मान कितना 5 × 10⁵5, 5 दूनी 10। ठीक है,
आगे देखो 10 की घात -8 और प्लस का 5 माइनस का 3 हो गया क्या? ये आएगा बलागुण। मात्रक क्या? न्यूटन मीटर। इसे 10 की घात -2 न्यूटन मीटर लिख सकता हूँ ना। ठीक है, देख लीजिएगा, कैलकुलेशन यही होनी चाहिए। देखिए कौन सा मैच करेगा। पहला 10 की घात, लेकिन नहीं, पहला नहीं है, ए नहीं है, बी 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 देखो, बी मिल जाएगा आपको। 10 गुणा 10 की घात -3, लेकिन मात्रक गलत है, न्यूटन पर मीटर दे रखा है। सी देखिए, सी परफेक्ट है। 10 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन मीटर, सी लगा लीजिएगा। मात्रक के ऊपर भी गौर करो बच्चों, है ना। बलाघूर्ण क्या होता है, यहां से तो नहीं निकाल पाओगे न्यूटन मीटर, लेकिन बलाघूर्ण का आपने ये R क्रॉस F पढ़ रखा होगा। अरे पढ़ा है 11वीं में, टू बराबर R क्रॉस F, है ना, वहां से आ जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए 32वां सवाल, जहां तक मेरा विचार है। हाँ 32वां ही है। देखो क्या बोल रहा है, एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण P है, ठीक बात है। इसे ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, कोई नहीं। प्रारंभ में द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर है। प्रारंभ में P समानुपाती E, दोनों एक दूसरे की दिशा में है ना। द्विध्रुव अगर विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो दोनों एक ही दिशा में। इसे घुमाकर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कर दिया जाए। इसका मतलब प्रारंभ में थीटा बराबर 0 था और नेक्स्ट केस के अंदर थीटा बराबर वो कितना कर देना चाहिए, 180। विपरीत दिशा में करोगे, विद्युत क्षेत्र इधर, द्विध्रुव आघूर्ण इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री। यही तो होगा। दोनों विपरीत दिशा में काम करने लग जाएंगे। प्रति समांतर का मतलब विपरीत दिशा में करने में कार्य होगा। ये लो, द्विध्रुव को घुमाने में कार्य कितना होता है भाई बताओ। द्विध्रुव को घुमाने में कार्य होता है PE1 माइनस कोस थीटा। गांठ बांध लो रे देवताओं, ठीक है, कोस थीटा। तो अब ये वाला थीटा यूज करना है। अरे ये नहीं, इसके लिए तो पहले से ही एक आ रहा है, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 होता है, तो उसके लिए तो पहले से एक लिखा हुआ है। इसके लिए तो पहले से एक है, ये वाला ये यहाँ पर आएगा। 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य है। कोस 180 का मान कितना, -1। कोस 180 का मान -1, -1। और देखो इस चीज को मैं तो कर दूंगा, पता चले तुम्हारी रामायण निकल जाए बाहर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 + 1 2 होता है, तो ये हो जाएगा 2PE, घुमाने में किया गया कार्य। ये तो वैसे भी आप सभी को याद होगा, प्रति समांतर या फिर विपरीत दिशा में घुमाने में किया गया कार्य जस्ट डबल हो जाता है। ठीक है, तो D लगा लीजिए। इसमें D ही परफेक्ट दिखाई दे रहा है, प्लस का 2PE जो है वो D में दिखाई दे रहा है, माइनस मत लगा देना देवताओं। ठीक है, 33वां सवाल देखो एक बार के लिए, इतनी देर में बोर्ड क्लियर कर देता हूँ। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो गाउस के नियम पर होगा और विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड होगा। आपको कुछ अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे, इंटरेस्टिंग लगेंगे, क्योंकि जब डायग्राम होता है तो अपने आप काम करने की इच्छा ज़्यादा हो जाती है। तो कुछ ऐसे सवाल है जहाँ डायग्राम है। ऑलराइट, देखिए 33 वाला क्वेश्चन। एक विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P सदिश है, द्विध्रुव आघूर्ण P सदिश ही होता है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र E सदिश में न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की अवस्था में रखा गया है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, 33वां सवाल। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस का PE कोस थीटा होता है। ठीक है, और न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होने के लिए थीटा का मान कितना, 0 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो सवाल क्या बोल रहा है। P और E के मध्य कोण, ये लो मैंने तो पहले लिख दिया, कितना P और E के बीच में कोण 0 डिग्री होना चाहिए, 0। इसका तो यही ऑप्शन है, लगा लो, सिंपल सा सवाल था। हाँ आगे देखो 34 क्या बोल रहा है। एक अचर विद्युत द्विध्रुव के परिवेश तंत्र में, अब देखो थोड़ा समझिए, अचर विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या हुआ, जो चर नहीं है, मतलब जो चल नहीं रहा, मतलब गति नहीं है, वो अपनी जगह पर स्थिर है। विद्युत द्विध्रुव अपनी जगह पर स्थिर है, तो फिर उसके परिवेश में मतलब तो उसके चारों ओर क्या होगा वो देखो। सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र होगा, नहीं भाई, स्थिर आवेशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, मात्र गतिमान आवेशों के कारण होता है, ध्यान में रखिएगा।
सिर्फ विद्युत क्षेत्र होगा, ये बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र नहीं हो सकता, सिर्फ विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो क्या लगाएंगे इसमें? बी ऑप्शन लगा लीजिए 34 में। 34 में कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन देखिएगा। ओके 35 देखिए, 35वां सवाल। हाँ, क्या बोल रहा है? दो विद्युत द्विध्रुव जिनके द्विध्रुव आघूर्ण P तथा 64 P हैं, किसी रेखा पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक मिनट, किसी रेखा पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर विपरीत दिशा में रखे गए हैं। क्या बात है, अब थोड़ा सा समझना है। दो विद्युत द्विध्रुव हैं और दोनों के द्विध्रुव आघूर्ण दे रखे हैं P और 64 P। ठीक बात है। किसी रेखा पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर विपरीत दिशा में रखे गए। इस लाइन को समझो, विपरीत दिशा में रखना मतलब दोनों के द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत है। दोनों के द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 35। तो मैं बोल रहा हूं कि एक द्विध्रुव ये है, ठीक है, और समझना, इस बात को समझिएगा। मान लेते हैं ये इसका माइनस का क्यू है, ये इसका प्लस का क्यू है, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में काम करेगा ना देवताओं। चलो, तो ये पहला वाला है। ठीक, एक और द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण इसके विपरीत दिशा में काम करना चाहिए। इसका मतलब उसका द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे काम करना चाहिए। अगर इसका विपरीत बनाऊं तो, ठीक है, तो मतलब उसका माइनस का क्यू आवेश इधर होना चाहिए और उसका प्लस का क्यू आवेश इधर होना चाहिए, तभी जाके ऐसे कोई रामायण पॉसिबल है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए कि ये ऐसे काम कर रहे हैं। फिर मैं इन दोनों के मध्य बिंदुओं के मध्य की दूरी, तो इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु ये है, ध्यान में रखना। ये चीज आपको समझाने के लिए था ये सिर्फ, ठीक है। और दूसरा जो द्विध्रुव है उसका मध्य बिंदु ये है, ठीक। इसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण 64 P है, ठीक है। और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 25 सेंटीमीटर है, ये बोल रहा है, ठीक है। इनके मध्य किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है, पॉसिबल भी है। अगर द्विध्रुव आघूर्ण विपरीत दिशा में है तो विद्युत क्षेत्र भी इनके क्या होंगे? विपरीत दिशा में होंगे। ये बात ध्यान में रखना। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? चलिए, आप बोलोगे कि सर IIT के सवाल करवा रहे हो, इतना लंबा क्यों खींच रहे हो? बच्चों, कॉन्सेप्ट समझना भी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा मेरी बात को। अक्ष के कारण जो विद्युत क्षेत्र है, ये अक्षीय लाइन होगी ना, अक्ष के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है। आपको शायद ये फॉर्मूला याद हो, E = KP डिवाइडेड बाय R3। और जब हम यहाँ सदिश लगाते हैं तो यहाँ पर भी सदिश होता है, ये प्लस लिखता है, ठीक है, 2KP, सॉरी 2KP, है ना। ये बताता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या है? समान है। तो अगर इसके कारण द्विध्रुव आघूर्ण ऐसा है तो हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र भी ऐसा होगा, इस दिशा में जाता होगा। और इसके कारण द्विध्रुव आघूर्ण अगर ऐसा है तो इस लाइन पे हर एक बिंदु पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र ऐसा होगा। दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या हो गए? विपरीत हो गए, ठीक है, ध्यान में रखो। तो कोई ना कोई ऐसा बिंदु तो होगा, लेट सपोज कीजिए दैट पॉइंट इज Q, ठीक है, और वो Q पॉइंट जो है वो इस वाले द्विध्रुव से, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, उससे x दूरी पर है। तो फिर इस 64 वाले से कितना होगा? 25 - x लिख दूं क्या? सेंटीमीटर में ये काम ऐसा ही होगा ना देवताओं। पता चला विद्युत क्षेत्र शून्य क्यों है? क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या है? विपरीत है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विपरीत है तो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी? विपरीत होगी। तो निरस्त हो सकते हैं, ठीक है, ये हमें समझ में आया। अब पूछ क्या रहा है वो देखो, कहाँ गया रे? हाँ, तो इस बिंदु की दूरी होगी, कहाँ से रे? तो विद्युत आघूर्ण या द्विध्रुव आघूर्ण P से इस बिंदु की दूरी होगी। आपको इस वाले से इसकी दूरी मतलब x दूरी ज्ञात करनी है। आसान है। कैसे भाई? तुमने बोला इस वाले द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस वाले द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगी। दिशा तो विपरीत है ही, तीव्रता समान होनी चाहिए। तो इसके कारण देखो कितना है, तो हमने लिखा k द्विध्रुव आघूर्ण P डिवाइडेड बाय दूरी का क्यूब, x का क्यूब, इस पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पर देखो k द्विध्रुव आघूर्ण 64 P
डिवाइडेड बाय दूरी कितनी रे देवताओं, 25 माइनस एक्स का क्यूब, यही है क्या। के से के की रामायण कैंसिल, पी से पी की रामायण कैंसिल, ये 1/x क्यूब हो गया। और आप देखोगे तो ये 64/25 माइनस एक्स क्यूब है। 64 क्या है बच्चों, 4 का क्यूब, और 25 माइनस एक्स ऐसा लिख देता, और ये होल क्यूब हो गया। करके देख लो, मैथमेटिक्स तो यही बोलती है। इसके क्यूब से इसके क्यूब को हटाओ, या दोनों तरफ घनमूल लेने पर क्या होगा, 1/x बराबर हो जाएगा 4/25 माइनस एक्स, यही होगा। चलो काम करो, वज्र गुण। तो हमने देखा कि ये 4x हुआ बराबर 25 माइनस एक्स, माइनस के x को इधर पटको, तो 4x प्लस x बराबर कितना, 25, कितना हो, अरे 5x बराबर कितना, 25, कितना आया भाई x का मान, 5 सेंटीमीटर। कितना आया देवताओं, 5 सेंटीमीटर। पता चला। आंसर देखिएगा कितना बैठ रहा है, 5 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन लगा लो, बहुत सिंपल है। चलो 36वां सवाल देखो, 36। ये क्लियर हुआ ना। मैं एक बार वीडियो और चेक कर लूँ, मैं देख लेता हूँ क्लियरिटी में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। सॉल्यूशन तो ठीक दिखाई दे रहा है ना, सॉल्यूशन से मतलब है हमें तो। हाँ, ओके चलो, शार्पनेस तो ठीक ही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ सॉल्व कर लीजिए, बहुत बढ़िया होगा। आप अगर मेरे से पहले कर पा रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया बात है बच्चों। आगे देखिए 36 क्या बोल रहा है, जब किसी द्विध्रुव P को समरूप विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है तो अधिकतम बलाघूर्ण के लिए P व E के मध्य कोण होगा। किसी विद्युत द्विध्रुव को, जो जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, को विद्युत क्षेत्र E में रखेंगे। आप बोल रहे हैं कि अधिकतम बल आघूर्ण कब काम करेगा, टो बराबर PE साइन थीटा। गौर कीजिए, टो मैक्सिमम है ना, कितना होता है, PE होता है, उसके लिए साइन थीटा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी जाके तो PE आएगा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, साइन 90 होगा, 90 डिग्री लगा लीजिएगा। ठीक है, 36 में A आएगा। 37 देखो, ये तो सॉल्व करना पड़ता दिखता है। जितना भी आवेश दे रखा है, एक प्लस का है, एक माइनस का, आपको दिखाई दे रहा होगा, 3.2 × 10⁻−19 कूलम्ब के दो आवेश एक दूसरे से 2.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। तो एक आवेश प्लस का Q इधर, माइनस का Q इधर, दोनों के बीच की दूरी 2a कितना है, 2.4 एंगस्ट्रॉम 10⁻−10 मीटर। ठीक है, यहाँ तक की दूरी है, इसको मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, और Q का मान कितना है, 3.2 × 10⁻−19 कूलम्ब, 16 दूना 32, कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। कहाँ गया, यदि इस द्विध्रुव को 4 × 10⁵5, इस द्विध्रुव को 4 × 10⁵5 कितना न्यूटन पर कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर के विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो साम्य अवस्था में स्थितिज ऊर्जा होगी। अरे देवताओं, स्थितिज ऊर्जा, वो भी साम्य अवस्था। साम्य अवस्था मतलब थीटा बराबर 0। ठीक है, तो माइनस का PE साइन, सॉरी साइन नहीं, गलत लिख गया मैं, कोस थीटा होता है, और कोस 0, साम्य अवस्था में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है। तो माइनस का PE होगा भाई, और स्थितिज ऊर्जा में U लिख देता हूँ। ठीक है, तो U बराबर माइनस का PE। अब माइनस ऐसा का ऐसा, P होता है Q × 2a, और E ऐसा का ऐसा। चलिए Q 2a और E का मान दिया हुआ है क्या, देखो U बराबर माइनस Q का मान कितना, 3.2 × 10⁻−19, 2a 2.4 × 10⁻−10 इंटू E 4 × 10⁵5, और ऊर्जा है तो जूल में होगा। ठीक है, सॉल्व करो कितना आएगा। लमसम निकाल लूँ क्या, इसको 2.4 की जगह 2.5 मान लो, मैं लमसम निकाल रहा हूँ, आंसर मैच देख लीजिएगा।
तो ये हो जाएगा 25 चौके 100 मतलब 10। इन दोनों को गुणा करेंगे तो लगभग 10। 10 को इससे गुणा करूंगा तो आएगा कितना, 32। ठीक है, तो ये लगभग है, लगभग कितना बच्चों, 32। लगभग में इससे कम ही होगा, क्यों, क्योंकि मैंने 2.5 कर लिया, मैंने बढ़ाया है, तो ये 32 से कम ही होगा। 32 से कम मतलब शायद 31 हो, शायद 30 हो। ठीक, अब घात देख लो, घात कितनी बैठी रे भाई, ये देखो 10 की घात -29 और ये प्लस का 5 है, कितना हो गया, 10 की घात 24 हो गई क्या, वो भी कितनी, माइनस की, और ये जूल ऊर्जा। ठीक है, 32 गुणा 10 की घात 24 माइनस की 24। हाँ, माइनस में सिर्फ और 3 ऑप्शन है माइनस में, बी, सी और डी, और 32 के सबसे पास में कौन सा है, माइनस का 3 है, और ये लिख सकता हूँ मैं बिल्कुल 3.2 गुणा 10 की घात -23 जूल लिख सकता हूँ इसको। और ये वैसे भी सही नहीं है, आप सभी को पता है, इससे कम ही होना चाहिए, तो 3 ही है सही आंसर। तो ये हुआ 3 गुणा 10 की घात -23, और वो भी कैसा, माइनस का। अरे माइनस चल रहा था ना देवताओं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन परफेक्ट है, बी लगा लीजिएगा। 38 वाला क्वेश्चन देखिए, 38वें नंबर का सवाल क्या है, द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की दिशा के मध्य कोण होता है। अरे निरक्ष रेखा पर क्या होता है रे भाई, निरक्ष रेखा कौन सी, ये वाली रेखा, ये प्लस का क्यू और ये माइनस का क्यू, यहाँ पर कोई बिंदु है। ठीक, तो आपको पता है अगर ये द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है, माइनस से प्लस की ओर होती है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, निरक्ष पर विपरीत होते हैं, मतलब थीटा का मान कितना, 180 डिग्री। निरक्ष पे 100 डिग्री और अक्ष पर 0। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र और पी के बीच का कोण 180 और अक्ष पर 0 होता है इन दोनों के बीच का कोण। किस किस के बीच का कोण, पी और ई के बीच का कोण। ठीक है, तो अभी देखिए निरक्ष पूछा है ना, तो निरक्ष के लिए 180 लगा लीजिएगा, सी ऑप्शन। आगे देखिए 39, एक विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर उसके केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E है। ये द्विध्रुव और इसके अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना, E। ठीक है, ये अक्षीय रेखा पर हो गया, Kp डिवाइडेड बाय r क्यूब, सॉरी 2Kp डिवाइडेड बाय r क्यूब। यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा। क्या बात है, अब ये द्विध्रुव था ना, इसको 90 डिग्री घुमा दो ऐसा। ठीक है, अब ये द्विध्रुव हो गया ऐसा यू, और अब इसी बिंदु पर अगर मैं विद्युत क्षेत्र देखूं तो द्विध्रुव ऐसा और इसकी इस लाइन पे, ये तो कौन सी लाइन हो गई, कौन सी, निरक्ष वाली। तो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र अक्ष का क्या हो जाता है, आधा। अक्ष के लिए विद्युत क्षेत्र ई था, अब इस स्थिति में ये हो गया ई निरक्ष, और ये ज्ञात करना है। और ये क्या होता है, अक्ष के विद्युत क्षेत्र का हमेशा आधा होता है। थोड़ी देर पहले अपन ने शायद पहले दूसरा सवाल ही सॉल्व किया था, अनुपात निकाला था, नहीं निकालता। अक्ष पर कम होता है, सॉरी अक्ष पर ज़्यादा होता है, निरक्ष पर कम होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E/2, सी ऑप्शन आएगा। ये पता चला ना बच्चों, पहले केस में अक्ष के कारण था विद्युत क्षेत्र, अक्ष के कारण होता है कितना, 2Kp डिवाइडेड बाय r क्यूब। दूसरे केस में वो निरक्ष में कन्वर्ट हो गया, निरक्ष में कितना होता है, Kp/r क्यूब, ऑटोमेटिकली आधा हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। 39 वाला क्वेश्चन भी हो गया, और इतने ही थे द्विध्रुव के सवाल यहाँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ द्विध्रुव आपका सॉल्व हो चुका होगा। हमने ऑलमोस्ट 20 से 25 सवाल किए, आज शायद 10-15 सवाल किए हैं, लास्ट वीडियो में भी 10 सवाल से ज़्यादा ही किए हैं, 10 तो किए ही होंगे। तो ऑलमोस्ट हमने 20 से 25 सवाल किए हैं। ये द्विध्रुव की कंटिन्यूटी बनाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। हैव अ गुड डे, टेक केयर।